आज देश का सिचुएशंस इस तरह से मतलब कि जिस तरह से सिचुएशंस को क्रिएट किया जाता है उसमें कहीं ना कहीं ये एक तरह से देखने को मिलता है कि अभी जो देश का भविष्य है वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट पे टिका हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप जितने भी कंट्रोवर्सीज देखेंगे, अगर कहीं पे कोई डिस्प्यूट हो रहा है, अगर कहीं पे कोई जो है सोसाइटल जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं वो हो रहा है, तो वहां पर अगर जिम्मेदार कोई होकर के जो अपनी भूमिका निभाता है तो वो सुप्रीम कोर्ट ही है। बाकी सब हमारे देश के अंदर जो राजनीतिक व्यवस्था होती है और उसके थ्रू जो शक्ति का बंटवारा है उसका लगता है कोई कार्य नहीं रह गया, केवल सुप्रीम कोर्ट को छोड़कर। जिस तरह से व्यवस्थाएं होनी चाहिए, जिस तरह से अधिकार होना चाहिए और जिस तरह से इंडिपेंडेंसी होनी चाहिए, यानी कि आप जिस तरह से डिपेंड हैं किसी पर, ये कहीं ना कहीं खतरा का एक घंटी है। यानी कि अगर कोई व्यवस्था, अगर कोई इंस्टीट्यूट, अगर कोई एजेंसी, अगर कोई भी प्रकार का ऑब्जेक्ट्स किसी के प्रति डिपेंड हो जाता है तो फिर ये जो है भविष्य के लिए खतरा होता है। और आज हमारा भविष्य शायद ऐसा ही दिख रहा है। आप अगर देखेंगे जिस तरह से हमारे देश की मीडिया दिखाती है वो कहीं ना कहीं बहुत अधिक जो है कंट्रोवर्शियल जो है सिचुएशंस को क्रिएट करती है। यानी कि जो चीज देश के अंदर राज्य के अंदर, चाहे वो क्षेत्र स्तर पर हो या फिर केंद्र स्तर पर हुआ भी नहीं हो, उस चीज को इतना अधिक बढ़ाया जाता है, इतना अधिक जो है बोला जाता है, उस झूठ को इतना अधिक फैलाया जाता है कि एक दिन वो सत्य लगने लगता है। ये हिटलर की जो व्यवस्था पिका होती है, मतलब जिस तरह से हिटलर अपने आप को ये साबित कर देता था झूठ को भी बोल बोलकर सत्य ही है, उसी प्रकार की व्यवस्था आज हमारे देश की मीडिया निभा रही है। हाल के दिनों में ये मालूम एक तरह से चलता है कि मोदी जी 10 साल में कोई भी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए, लेकिन जिस तरह से अभी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं देखने योग्य इस एवज में है कि इतना ज्यादा मजाक कैसे हो सकता है। यानी कि एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, और वो भी सवाल ऐसा कि आपको लगे कि हम कोई डिबेट शो नहीं, बल्कि किसी नेता से नहीं, बल्कि एक ऐसे क्रिएटर्स से मिल रहे हैं, ऐसे एक्टर्स से मिल रहे हैं कि वो केवल अपना देखें और अपने भविष्य की चिंता करें। आज के समय काल में हमारे देश के अंदर जो सिचुएशंस हैं उसके लिए जो जिम्मेदार कारण हैं वो कहीं ना कहीं देश के लिए जो जिम्मेदार जागरूक करने के लिए जो तत्व थे वही आज जो है देश को गर्त में ले जाने के लिए जिम्मेदार हैं। यानी कि हमारे देश की मीडिया अभी के समय काल में जिस तरह से मीडिया वर्सेस जो है एक ऐसी मीडिया जो कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट है, मतलब कि स्वतंत्र है, और एक ऐसी मीडिया जो कहीं ना कहीं किसी दूसरे पर डिपेंडेंट है। तो इन दोनों के बीच में कंट्रोवर्सी एक अलग मेथड है। लेकिन जिस तरह से ध्रुव राठी की जो कंट्रोवर्सीज हुई, जिस तरह से अरविंद अरोड़ा और ध्रुव राठी के बीच में कंट्रोवर्सी हुआ, अरविंद अरोड़ा और ध्रुव राठी के बीच जो कंट्रोवर्सी हुआ उसमें ध्रुव राठी इस चीज को ज्यादा कुछ नहीं बोला, बस ये कह करके मतलब जो है आगे बढ़ गया कि इस तरह से और इस पैमाना से भी जो है किसी का ब्रेन वॉश हो सकता है। एक उदाहरण शायद अरविंद अरोड़ा भी है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि देश के अंदर एक तरफ जो है पूर्ण रूप से गोदी मीडिया और दूसरी तरफ जो है मतलब ध्रुव राठी, इन दोनों के बीच जो कंट्रोवर्सी है वो कहीं ना कहीं जो है देखने योग्य है। लेकिन दोनों में अगर आप एक डेटा जो है एनालिसिस के रूप में, डाटा एनालाइजर के रूप में अगर किसी भी डेटा को मतलब एक तरह से कंडक्ट करेंगे तो फिर आपको मालूम चलेगा कि जो व्यवस्थाएं बनी हुई है और जिस तरह की जो है व्यवस्थाएं होनी चाहिए उन दोनों में बहुत का अंतर है। यानी कि अभी जिस तरह से गोदी मीडिया समाज को गर्त में लेकर के जो है जा रही है, खींच करके डाल चुकी है, कुछ ही समाज के ऐसे लोग हैं जो कि उसे मालूम है कि हम गर्त में जा रहे हैं तो वो बचने की कोशिश कर रहा है। बचेगा या नहीं ये भी जो है कहीं ना कहीं प्रश्न योग्य जो है एक चर्चा है। और एक बात है
कि जिस तरह से ध्रुव राठी अपना वीडियोस बनाता है, वो हर 2-3 दिन पर जो है एक कंटेंट लेकर के आता है, एक वीडियोस लेकर के आता है, और उसकी जो वीडियोस हैं वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर जो है तहलका मचा देता है। वो वीडियोस एक तरह से अभी के हाल के दिनों में जिस तरह से वीडियो 2-2.5 महीने से बन रहा है, वो कहीं ना कहीं बीजेपी को ही एक तरह से एक्सपोज कर रहा है। तो इसमें यह गलत नहीं है कि वो केवल बीजेपी को एक्सपोज कर रहा है, वो एक तरह से ये भी कर रहा है कि किस तरह से कांग्रेस भी उतनी बेहतर नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि अभी के समय काल के हिसाब से अगर देखा जाए तो ऑप्शनल्स में कुछ रख लो, लेकिन बीजेपी को अगर सरकार में लाई जाती है तो ये देश के लिए ज्यादा खतरनाक होगा। तो इस एवज में हमें जो है कुछ चीज सोचने की आवश्यकता है। हमारे देश के अंदर की जो व्यवस्था है, हमारा जिस तरह से इकोनॉमी कोलैप्स कर रहा है, यानी कि जिस तरह से इकोनॉमी का स्तर होना चाहिए, जिस तरह से इकोनॉमी के अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए और हर किसी का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं बहुत अधिक जो है अंतर में है। यानी कि जो अमीर है वो और अधिक अमीर हो गए, और जो गरीब है उसका जो है मतलब व्यवस्था, उसका जो दिनचर्या है, उसका जो जीविकोपार्जन की जो व्यवस्था है, उसके लिए जो मजदूर तय हुए हैं, वो कहीं ना कहीं उसे धक्का मारता है और अधिक गरीब बनाता है महंगाई की वजह से। कहा यह जाता है कि जिस एवज में और जिस दर में महंगाई बढ़ा है, उस दर में जो है कहीं ना कहीं देश के अंदर जो है चीज का कीमत और जो है लेबर कॉस्ट भी बढ़ा है। तो ये आप एक अनुमान में लगाइए कि महंगाई बढ़ने का स्तर लेबर कॉस्ट के बढ़ जाने के स्तर में डिफरेंट बहुत का है। अगर किसी चीज का महंगाई 70% तक बढ़ा है, किसी चीज का महंगाई 200-250% तक बढ़ा है, जैसे कि सिलेंडर की बात आप कर लीजिए, गैस सिलेंडर की, उसकी जो महंगाई है वो कहीं ना कहीं 250 से 300% तक बढ़ा, अभी अप्रोक्सीमेट 250 के परसेंट से जो है मतलब कि एक एवज में वो बढ़ा हुआ अभी भी है। तो ये जो व्यवस्था है, इससे क्या एक तरह से स्थापित होती है कि देश की जो व्यवस्था है वो सच में खंडर में है, देश की व्यवस्था सच में जो है एक तरह से गड्ढा में जो है जा रहा है। जिस व्यवस्था के साथ डेमोक्रेसी हमारे देश के अंदर जिस व्यवस्था के साथ स्थापित हुई थी, वो आज जो है हिपोक्रेसी में जो है बदल गया है। और ये हिपोक्रेसी के लिए जो जिम्मेदार तत्व है वो हमारे देश के अंदर जो है प्रेस है। वो प्रेस जिसे एक तरह से नेताओं के ऊपर सवाल, ऑब्लिगेशंस और जो है मतलब रेस्ट्रिक्शंस लगाने के लिए मतलब माना जाता था, वो आज कहीं ना कहीं उसी के तलवे चाट रहा है, जो केवल उसके भविष्य के लिए नहीं बल्कि देश के भविष्य के लिए बहुत अधिक अंधकारमय साबित हुआ। और जो है देश अभी इस स्थिति पर आकर के स्वयं को महसूस ये कर रहा है कि सच में कोई गोदी मीडिया भी होती है, और जो गोदी मीडिया होती है उसकी जो रेटिंग्स होती है वो कहीं ना कहीं अब बहुत अधिक जो है खराब देखने को मिला है। अभी के हाल के दिनों में जो है न्यूज़ 24 जो है उसके अंदर जो है कुछ इन्फ्लुएंसर्स आए हुए थे, जिसमें कुछ एक्टर्स भी थे। तो उसका जो मतलब एक डिबेट था कि देश में आज जो मीडिया की हालत है, शायद हालत शब्द से कुछ लोगों को आपत्ति हो, क्या विचार हैं आपके? हालत से किसको आपत्ति? हालत मीडिया की हालत। मीडिया की हालत जी, क्या विचार हैं आपके? मेरे क्या विचार होंगे, आप अपने समुदाय के बारे में बताइए। मैंने अपने समुदाय के बारे में तब से बात की आपसे, आपके क्या विचार हैं आपके समुदाय के बारे में? न्यूज चैनल देखते हैं आप? न्यूज चैनल नहीं, बिल्कुल नहीं। डिबेट शायद मनोज वाजपेयी का था। मनोज वाजपेयी से जो है मतलब न्यूज़ 24 के ही एक पत्रकार जो थे वो सवाल कर रहे थे कि आप न्यूज़ देखते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं न्यूज़ नहीं देखता। तो फिर ये पूछा कि खबर कहाँ से लेते हैं? तो उन्होंने कहा कि जिसकी रेटिंग्स अच्छी होती है वही वैसे ऐप से मैं जो हूँ खबर ले लेता हूँ। और उन्होंने ये कहा कि जिस व्यवस्था के साथ मैंने आपको एक्टर ने कहा कि मैंने अपने बिरादरी की बात आपको बताया, आप अपने बिरादरी की बात बताइए। तो ये एक तरह से शर्मनाक घटना जो है बयां करती है। यानी कि मीडिया एक ऐसा मतलब वर्कआउट है, जिस तरह से मीडिया की स्तर गिरती जा रही है। मीडिया एक ऐसा व्यवस्था था जिसके बारे में हर किसी की एक ओपिनियन होती है, लेकिन आज
के समय काल में लोग ये जो है एक तरह से रेटिंग्स देने की भी मतलब बात नहीं करते, मीडिया की जो है बात भी नहीं करना चाहते, न्यूज चैनल्स के जो है बात भी नहीं करना चाहते, टीवीज देखते हैं या नहीं उस चीज पर बात भी नहीं करना चाहते। ऐसे लोग हम केवल ये नहीं कहते कि मनोज बाजपेयी ही हैं, ऐसे लोग और भी बहुत सारे हैं। यानी कि जिस तरह से आप अपने आप को ज्यादा बेहतर समझते हैं उसमें कहीं ना कहीं आपके देश की जो है गरिमा की बहुत अधिक जो है मतलब अहम योगदान होती है। और जब वो गरिमा पर ही खतरा आता है तो इसका मतलब यह है कि आप भी जो है कहीं ना कहीं खतरा में हैं। तो इस चीज को समझने के लिए हम सबों को जो है एक तरह से एकत्र होना होगा। यानी कि जिस व्यवस्था के साथ आप किसी चीज को महसूस करते हैं उसी व्यवस्था के साथ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस चीज को मतलब एक तरह से डिफीट करके इसको एक्सपोज करते होंगे और अपोज्ड में अपने आप को मतलब एक तरह से तर्क के साथ रखते होंगे कि नहीं ये गलत है मैं सही हूं। कंट्रोवर्शियल जो मेथड्स हैं उसमें कहीं ना कहीं ये सारी चीजें बहुत अधिक जो है डिफिकल्ट मोड में आकर के रिस्ट्रिक्टेड करता है कि क्या होना चाहिए। 2014 में जिस तरह से मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने और जिस तरह से पहला कार्यकाल पूरा किया और दूसरा कार्यकाल भी पूरा किया, वो दोनों कार्यकाल के अंदर में जिस तरह से हमारे देश के अंदर व्यवस्था जो है शिथिल हुई, जिस तरह से वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर भी खतरा बढ़ा, जिस तरह से एनसीआरबी की रिपोर्ट में ये देखने को मिली कि सेक्सुअल हरासमेंट और जो वुमेन के साथ जो असॉल्ट होता है वो बढ़ा। और तो और मैं बताना चाहता हूं कि देश के अंदर जो हेल्थ क्राइसिस है, जिस तरह से एक समय काल में 2.1 के आसपास जो है इन्वेस्टमेंट जीडीपी का जो है 2.1% कंट्रोवर्सी हेल्थ सेक्टर्स में होता था, वही कहीं ना कहीं 1.5% के आसपास में ला करके रख दिया। ये कहीं ना कहीं हेल्थ क्राइसिस को दिखाता है। और जिस समय काल में जीडीपी का जो है मतलब इन्वेस्टमेंट ज्यादा जो है एक तरह से करना चाहिए था हेल्थ सेक्टर्स के अंदर, वो जो नहीं किया, उसकी वजह से क्या हुआ कि 50% जो इंडियन पीपल है, इंडियन हाउस होल्डर हैं, वो जो है पब्लिक सेक्टर के जो हेल्थ फैसिलिटीज हैं उस पर बिलीव ही नहीं करते। और ये आंकड़ा अगर मैं बात करूं बिहार के अंदर तो ये आंकड़ा 80% है जो ये बिलीव ही नहीं करते कि पब्लिक जो हेल्थ सेक्टर हैं वो एक तरह से अच्छी फैसिलिटीज देंगे, इलाज अच्छा करके देगा, मतलब जो उसके रिस्पॉन्स हैं वो मतलब एक तरह से सक्सेस आएगा। ये बिलीवनेस ही एक तरह से समाप्त हो गया है। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार न तो हम हैं न ही आप हैं, इसके लिए जिम्मेदार जो है हमारी व्यवस्था है। और उस व्यवस्था को चुनने के लिए हम जिम्मेदार हैं कि उस ऐसी व्यवस्था को हम चुने जो हमारे लिए कार्य नहीं करते बल्कि कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट, कुछ जो है कैपिटलिस्ट के लिए कार्य करते हैं, ऐसे उद्योगपति और ऐसे पूंजीवादी लोगों के लिए कार्य करते हैं जिसका गरीबों से कोई लेना देना नहीं। समाज के जो है मतलब एक उच्चतम स्तर पर जो आबादी होती है, समाज का एक बहुमत वर्ग के लिए कोई मतलब नहीं उसका बनता है कि मैं इसके विकास के लिए, इसकी जो है मतलब अवरुद्ध जो विकास है उसको आगे बढ़ाने के लिए, यानी कि जिस तरह से विकास की पैमाना आगे बढ़ती है उसको और आगे लाने के लिए, उसकी जो मतलब लाइफ स्टाइल्स होता है और जो लाइफ का जो फैसिलिटीज होती है उसको एक तरह से बूस्टर देने के लिए कार्य करूं, इन सभी चीजों से उसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जिस व्यवस्था के साथ हमें समझ में आता है कि ये जो व्यवस्थाएं हैं हेल्थ सेक्टर्स को जिस तरह से एक तरह से एबोलिश किया गया, डिटर्मिनेट किया गया, फंड को एक तरह से कम किया गया, वो कहीं ना कहीं हेल्थ सेक्टर्स के अंदर जो है बिलीवनेस जो होती है उसको कहीं ना कहीं देश के अंदर जो पब्लिक सेक्टर्स के प्रति जो है हेल्थ सेक्टर्स के अंदर जो बिलीवनेस है वो न के बराबर ही हो गया। यानी कि 50% इंडिया लेवल पर और कुछ ऐसे स्टेट्स है जिसके अंदर बहुत अधिक बहुत कम इसके आसपास में दिखता है। तो वो कहीं ना कहीं ये दशा दिखाता है कि हमारे देश के अंदर हेल्थ क्राइसिस कितना है। हमारी जो एम्प्लॉय हैं, यानी कि देश के अंदर जिस तरह से रोजगार चाहिए, अनपेड लेबर की अगर मैं बात करूं तो वो भी जो है बहुत अधिक जो है देश के अंदर वुमेन जो है उसके अंदर देखने को मिलता है। और जिस तरह से देश की जो युवा है वो जिस तरह से रोजगार चाहता है, और एक बात, जिस व्यवस्था के साथ जो है रोजगार देने के लिए मतलब जो सेल्फ एम्प्लॉयड है
उसका जो है मतलब एक कॉन्सेप्ट आया मोदी राज्य में, वो सेल्फ एम्प्लॉयड भी जो है इतना जीवन के अंदर नहीं कमा पाता है। जो 375 रुपीज होते हैं वो भी वो दिन भर में नहीं कमा सकते हैं। लेकिन मोदी जी ये दावा करते हैं कि हमारे देश के अंदर जो है सेल्फ एम्प्लॉयड का जो परसेंटेज है वो बढ़ रहा है। सेल्फ एम्प्लॉयड जो है पकौड़ा तलने से, चाय बेचने से नहीं होता। सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब होता है कि एक सेफ जो ऐसा जो मतलब वो स्वयं चलाए, आई मीन कोई भी दुकान बिजनेस कुछ भी करे, लेकिन एक जो फैसिलिटीज होती है, एक जो व्यवस्था होता है, जीविकोपार्जन का जो स्तर होता है, लाइफ स्टाइल्स होता है, वो चेंज होने की जो मतलब एक फ्यूचर उसमें दिखती है, तो वो जो है सेल्फ जो एम्प्लॉयड वो बेहतर होता है। लेकिन इन सभी चीजों पर कोई चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। अभी जो चर्चा करने की आवश्यकता ये हो गई है सरकार की कि हम जो है कांग्रेस से बेहतर हैं। ये नहीं कहते हैं कि हमारी जो व्यवस्था 10 सालों तक चली इसमें हमारी जो है मतलब क्या खामियां थी, उस खामियां को हम सुधारने का काम करेंगे। वो केवल दावा ये कर देते हैं कि देश के अंदर जो है शहजादे हैं और उस शहजादे के बाद में अगर आप आओगे तो बहुत अधिक नुकसान होने वाला है। मैं ये कहना चाहता हूं कि नुकसान होने का अर्थ ये होता है कि कोई शहजादा है तो वो राजा नहीं बन सकता। वो डेमोक्रेसी के अंदर जो है वोट के एवज में राजा नहीं बन सकता। उसको जो है डेमोक्रेसी के अंदर राजा बनाना एक तरह से घातक साबित होता है। एक बात मुझे बताइए कि अगर किसी का नस्ल मतलब मान के चलिए किसी का दादा जो है एक तरह से बहुत जो है समाज के अंदर अत्याचार किया हो, तो क्या उसके घर से एस्पेक्ट्स आप ये करना छोड़ देंगे कि उसके घर में शांतिवादी इंसान नहीं आएगा? ऐसा नहीं है। ये हर किसी का अपना स्वयं का जो है साइकोलॉजी होता है, हर किसी के पास ब्रेन होता है और उसके हिसाब से वो स्वयं को यूज करता है और अपने आप को दिखाता है कि मैं क्या हूं। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी को बदनाम किया जाता है और जिस तरह से मोदी जी को इस प्रोपेगेंडा के तहत जो है मतलब दिखाया जाता है कि धर्म का रक्षक है और रिलीजियस जो एक भय होता है, मतलब जिस तरह से धार्मिक जो डर होती है, जिस तरह से ये डर दिखाया जाता है कि देश के अंदर मुसलमानों की आबादी बढ़ने वाली है, हमारा जो है भविष्य बहुत बेहतर था, यानी कि मुसलमान से बेहतर हिंदू था, अतीत हमारा इतना मतलब सर्वशक्तिशाली और विकसित था कि आज की दुनिया भी जो है हमारी बराबरी नहीं कर सकती। लेकिन उसको जो है कुछ आक्रमणकारी आए जो इन सभी अस्तित्व को, इन सभी विकसित व्यवस्था को बर्बाद किया और हमारा जो है धर्म को पूरा खतरा में डाल दिया। और उस खतरा को और अधिक जो है मुसलमान से खतरा है और फिर ला करके मोदी जी को देते हैं आगे कि मोदी जी बचाने का कार्य करेंगे। मैं ये पूछना चाहता हूं कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में जो है अप्रोक्स में 12 से 13 हजार करोड़ रुपए जो है इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू जिस तरह से मोदी जी को मिला, उसका अप्रोक्स में 60 से 55% जो है बॉन्ड ऐसा है जो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्टेड है, कहीं ना कहीं एक तरह से घपला वाला बॉन्ड है। ये एवज जो आप बनाए, जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड के अंदर आप ये कहते हैं कि देश के अंदर पशु का रक्षा होना चाहिए और उसी पशु के जो फैक्ट्रीज होते हैं, जिस तरह से मतलब जिस तरह से गाय हत्या के लिए जो अलग अलग टाइप्स के फैक्ट्रीज हैं वो कहीं ना कहीं फंड करता है। क्या ये चीज से समझ में आता है कि बीजेपी का संबंध किससे है? धर्म का रक्षा करना उसका पूर्ण जिम्मेदारी और प्रथम जिम्मेदारी नहीं है। धर्म के इर्द गिर्द रह करके अपनी रक्षा करना, अपने परिवार की रक्षा करना, अपने इर्द गिर्द की रक्षा करना, अपने सहयोगी का रक्षा करना, अपने संगी का जो है एक तरह से रक्षा करना, ये कहीं ना कहीं बीजेपी पॉलिटिशियंस में जो है अधिकतरों की जिम्मेदारी है। जिस तरह से बीजेपी पॉलिटिशियंस अभी समय काल में जो है कॉन्फ्लिक्ट फैला हुआ था कि संविधान को बदल देंगे, 400 अगर लाया जाएगा तो संविधान को फाइनली जो है चेंज करेंगे। राष्ट्रपति महोदय, सर, मैं ड्राफ्टिंग कमेटी द्वारा निश्चित की हुई संविधान की रूपरेखा को प्रस्तुत करता हूं और निवेदन करता हूं कि इस पर विचार किया जाए। मुझे जो भी श्रेय दिया जा रहा है वो मेरे अकेले का नहीं है। इसका कुछ हिस्सा जाता है सर BN राव को, जो कि हमारी इस सभा के संवैधानिक सलाहकार हैं, जिन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी के विचार करने के लिए संविधान का कच्चा मसौदा तैयार किया। इस श्रेय का कुछ हिस्सा उस ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्यों को भी जाना चाहिए। मैं यहां पर संविधान की अच्छाइयां गिनाने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अंततः बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे होंगे, और संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो अंततः अच्छा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग अच्छे होंगे। इसलिए जनता
और उसके राजनीतिक दलों की भूमिका को संदर्भ में लाए बिना संविधान पर कोई भी निर्णय देना या कोई भी टिप्पणी करना मेरे विचार में व्यर्थ होगा। धन्यवाद। तो उसे मालूम नहीं है कि देश में एक सुप्रीम कोर्ट व्यवस्था भी है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की जो सिस्टम चलती है उसमें अगर बीजेपी का फंडा फंस गया ना तो वो फंसा ही रह जाएगा। ये बात दावे से मैं कह सकता हूं, क्योंकि अभी के समय काल में जिस तरह से डी.वाई. चंद्रचूड़ जी के द्वारा जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है अभी वर्तमान भारत के, इसके बाद जो है अनुमान लगाया जा रहा है कि संजीव खन्ना जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। लेकिन अभी जो हैं उसकी मैं बात करता हूं कि हाल के जो वर्षों में जिस तरह से उन्होंने फैसला दिया है वो जो है मोदी को बौखला देने वाला फैसला है। इलेक्टोरल बॉन्ड का जो है पर्दाफाश करने की भी जिम्मेदारी उसी की है। नहीं तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला आपको 4 जून के बाद देखने को मिलता, और 4 जून के बाद क्या देखने को मिलता? कुछ भी देखने को नहीं मिलता, कोई डिमांड ही नहीं करता। और जिस तरह से कंट्रोवर्सी फैली हुई थी कि संविधान खतरे में है, उन संविधान के एवज में मैं बता दूं कि देश के अंदर संविधान को बदलना इतना आसान नहीं है। अगर आप संविधान को बदलेंगे तो देश के 80 करोड़ लोगों का जो है आप अधिकार छीनेंगे। अगर आप संविधान को बदलेंगे तो देश की सारी व्यवस्था जो चल रही है, सारा दफ्तर जो चल रहा है, सारा विभाग जो चल रहा है, और सारी की सारी जो संस्था, सारी की सारी जो एजेंसी हैं, उसके अधिकार को आप छीनेंगे। तो आप याद रखिए कि अगर देश का संविधान बदलने की चाह रखते हैं तो ये आपकी सबसे बेवकूफ़ी और बेतुकी जो है बात है। और ये बेतुकी जो बात आप कर रहे हैं, इसमें जिस दिन आप सुप्रीम कोर्ट के फंडा में आ जाइएगा आपको मालूम भी नहीं चलेगा कि आपको शॉर्ट कितना सर्किट मतलब जो है वोल्ट का लगा और झटका कितना जो है वोल्ट का दिया गया था। तो ये चीज आप ज्यादा उतुकी और बेतुकी बात करने से बचिए, और देश के संविधान के बारे में अगर आप कुछ बोलिएगा तो फिर ऐसा मार खाइएगा ना, ऐसा मार खाइएगा जी कि मालूम भी नहीं चलेगा कि मारा कौन, और ये जरूर मालूम चलेगा कि मारा कितना है। तो ये सारी चीजें जो पैमाना से होती है उसके ऊपर बात करिए, फैक्ट के ऊपर बात करिए। ये सारी चीजें अपील में होनी चाहिए। ये नहीं कि देश के अंदर हम अगर आएंगे तो हिंदू की रक्षा करेंगे। अब इतना ही शौक है हिंदू राष्ट्र बनाने की, इतना ही शौक है हिंदू की रक्षा करने की, तो हमें ये बताया जाए कि दक्षिण भारत में जाकर के एक आरोपी के साथ, और वो ऐसा आरोपी जो संसद का चुनाव लड़ रहा है, और ऐसा आरोपी जिसके ऊपर हजारों का जो है बलात्कार करने का आरोप है, हजारों जो है उसके पास जो है मतलब वीडियोस हैं जिसके एवज में जो है लोगों के साथ जो है वो कहीं ना कहीं हरासमेंट करता है, और जो है उसको कहीं ना कहीं एक तरह से ये एवज बनाता है और जो है कंट्रोलशिप में रखता है। ये सारी व्यवस्था जो कर रहे थे उसका वोट मांगने के बीजेपी जाता है। प्रज्वल रेवन्ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, उनके पिताजी, उनके फार्म हाउस से एक महिला, एक हेल्पर मिली है कल, और जिस तरह के वीडियोस 2976 वीडियोस की बात की जा रही है, और वो आदमी भाग जाता है देश से। इस पर हम क्या करेंगे? क्या हम लाचार मजबूर हैं? क्या हम वापस लाएंगे? इस पर न्याय कैसे मिलेगा महिलाओं को? पहली बात है, ये कानून व्यवस्था का मुद्दा है। अगर बंगाल में इस प्रकार का घटना होती तो बंगाल की सरकार जिम्मेवार है, गुजरात में होती है तो गुजरात की समाज जिम्मेवार है, आंध्र में होती तो आंध्र की सरकार, तेलंगाना में तो कर्नाटका में होता कर्नाटका की सरकार जिम्मेवार है कदम लेने के लिए। दूसरा, एज फार एज मोदी इज कंसर्न, एज फार एज बीजेपी इज कंसर्न, एज फार एज अवर कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसर्न, मेरा साफ मत है कि ऐसे अत्याचारियों को जरा भी बख्शा नहीं जाना चाहिए। कर्म करने की बात यह है कि वो चीज जब मालूम चल भी जाता है उसके बाद भी जो है उस पर आपत्ति बीजेपी नहीं जताता है। I mean जो है मोदी जी नहीं जताते हैं कि मुझे ऐसे लोगों का सहयोग नहीं करना चाहिए। अरे ऐसा वो करेंगे भी क्यों? जिस समय काल से मणिपुर अप्रोक्स में बहुत दिनों से लगभग जो है साल भर से जो चल रहा है, मणिपुर के अंदर जिस तरह से हिंसा हुई और जिस तरह से महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न किया गया, वो कहीं ना कहीं बहुत अधिक शर्मसार घटना थी। और जिस शर्मसार घटना को लेकर के मणिपुर के अंदर ये डिमांड हो रहा था कि मोदी जी आए और इस व्यवस्था को शांत करें, लेकिन मोदी जी वहां जाने के बजाय सारा का सारा कार्य किए, लेकिन वहां जाने से बचे। और जिस तरह से देश के अंदर व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो सारी व्यवस्था जो है चरमराई, और फिर जो है देश का व्यवस्था पूर्ण रूप से डेमोक्रेसी इंड और जो है डेमोक्रेसी जो है कोलैप्स की ओर आगे बढ़ा। और ये व्यवस्था जिस तरह से बढ़ा वो कहीं ना कहीं देखने योग्य ये था कि हम चुप क्यों थे।
हमारी जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, जो हमारा जिम्मेदार तत्व होता है, जो हमारी जिम्मेदारी होती है, वो कहीं ना कहीं हमें ये विचार और जो है सोचने के लिए मजबूर करता है कि हमारा जो समाज है, हमारा समाज का जो नियम है, हमारा समाज का जो उसूल है, वो हमें क्या सिखाता है। समाज के अंदर अत्याचार कहीं होता है तो उसमें जो है खड़े होकर के ये बोलने की साहस रखो कि ये जो है हिंसा हो रहा है, ये अहिंसावादी जो है तत्व को बढ़ावा दे रहा है, ऐसे लोगों का हम सहयोग करेंगे। इन सभी चीजों में जो आज के समय काल में डरता है और इन सभी चीजों में जो अपने आप को ये बहुमत साबित करता है कि ऐसा उसे नहीं करना चाहिए, तो इन सभी चीजों में मैं आपको बता दूं कि ये व्यवस्था केवल ढोंग है और कुछ भी नहीं। अभी के समय काल में आपको ऐसे लोगों की जो है संख्या बहुत कम मिलेंगी, लेकिन हर कोई दावा करता है कि हम भगत सिंह बनेंगे, लेकिन जब वक्त आता है भगत सिंह बनने का तो उस समय काल में कहां छिपते हैं और कहां जाकर सो जाते हैं, ये जो है समझ में नहीं आता। और हर कोई ये भी सोचता है कि भगत सिंह जो है देश के अंदर फिर से आए, लेकिन कोई ये नहीं चाहता है कि भगत सिंह वो हम ही बन जाए। केवल दावा ये करते हैं कि भगत सिंह जरूर बनेंगे, लेकिन जब समय आता है भगत सिंह के जैसा बलिदान देने का, जब समय आता है भगत सिंह के जैसा क्रांतिकारी कार्य करने का, जब समय आता है ऐसे अनसुने और जो है मतलब जो शर्मसार करने वाली घटना होती है उसको और अधिक जो है आगे ले जा करके न्याय दिलाने का, उस समय काल में भगत सिंह जो आज के समय काल में युवा दावा करते हैं वो जाकर के सो जाते हैं। ये व्यवस्था आज देश की जो बनाई गई है, इसके पीछे कौन है? इसके पीछे हमारी व्यवस्था है जो हम लोगों का ब्रेन वॉश कर चुके हैं, वो कहीं ना कहीं हमें कमजोर करता है। जिस व्यवस्था के साथ इंसान जन्म लेता है उसके अंदर हर चीज करने की साहस होती है और जैसे जैसे जिस स्तर के साथ वो आगे बढ़ता जाता है, ये ही उसके जो है विकास का जो है एक सीढ़ी होता है। अगर आप उसको सही रास्ते पे चढ़ाओगे तो विकास की सीढ़ी पे वो सीधा आगे तक जाएगा, और अगर उसे जो है उस व्यवस्था के साथ जो है कर रास्ते से भटका करके लेकर के जाओगे तो वो समाज के लिए जो है कहीं ना कहीं विकास में अवरुद्ध साबित होगा। आज व्यवस्था हमारे देश की व्यवस्था जो है, हमारे देश की जो एजेंसी है, हमारे देश की जो इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे देश के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, वो कहीं ना कहीं ऐसा कार्य किया, जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारी जो देश की व्यवस्था थी वो डगमगा और हमारा देश का जो भविष्य था, हमारा देश का जो युवा था, वो इतना अधिक जो है अपने आप को डरा हुआ महसूस करता है, इतना अधिक अपने आप को बुज़दिल मान लिया है, इतना अधिक अपने आप को समझ लिया है कि मैं कमजोर हूं, कि वो आगे आने वाले 10 साल तक कुछ नहीं कर सकता। कोई क्रांतिकारीवादी जो है कार्य नहीं कर सकता, न ही क्रांतिकारीवादी जो है कार्यों में संलिप्त हो सकता है, न ही उसमें संघर्ष के साथ जो है सहयोग बढ़ सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस व्यवस्था के साथ उसे आगे बढ़ना चाहिए वो उसको व्यवस्था नहीं मिला, वो उसको ग्राउंड नहीं मिला। और जब हमें देश में आवश्यकता पड़ती है आजादी दिलाने की, देश के अंदर आवश्यकता पड़ता है न्याय को प्राप्त कराने का, देश के अंदर जो है व्यवस्था पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है सामाजिक व्यवस्था को पुनः स्थापित करने का, समाजवाद को बढ़ाने का, और उस समय आकर के तत्व मिलता है कि कोई भगत सिंह नहीं है। वो केवल सोशल मीडिया की होड़ थी जहां हर कोई दावा कर दिया कि मैं भगत सिंह बनूंगा, लेकिन जब जरूरत पड़ा कि मुझे भगत सिंह की आवश्यकता है, देश ने जब पुकारा कि मुझे भगत सिंह का आवश्यकता है, ये भारत माता जब पुकारा, तब वो कहां थे, ये चीज जो है भारत माता को भी मालूम नहीं चला। उसे भी भारत माता इस धरती को भी शर्म हो गया कि जिस धरती ने ऐसे ऐसे वंशों को, ऐसे ऐसे जो है लोगों को, ऐसे ऐसे क्रांतिकारियों को, ऐसे ऐसे न्यायविद को, ऐसे ऐसे समाजवादियों को और ऐसे ऐसे जो है अधिकार पत्र जो स्थापित लोग थे, जो हिंसावादी थे, उसको स्थापित जो व्यवस्था थी उसको जिस तरह से विनाश करने के लिए जन्म दिया, आज क्या वो धरती मर चुकी है? अगर ये धरती शर्म से अगर स्वयं को महसूस करा दे कि हाँ मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ, मेरे साथ अन्याय हुआ, हमारी व्यवस्था को मिटाई गई और हमारा जो देश था, हमारे देश के अंदर की जो व्यवस्था थी वो सच में डगमगाई है, तो फिर हमें और जो है देश के अंदर रहने वाले लोगों को भी समझ में आ जाएगा कि हमारी जो व्यवस्था थी वो कहीं ना कहीं बहुत अधिक जो है सोचने योग्य था और बहुत अधिक इन चीजों पर जो है विचार करने और विमर्श के साथ जो है एक अपना वक्तव्य रखने के लिए हमें जो है विवश होना पड़ा। लेकिन जिस तरह से व्यवस्थाएं बनी और जिस तरह से हमें जो है एक तरह से आवश्यकता पड़ा कि आए और जो है समाज में भगत सिंह की जो है संख्या बढ़े, तो उस समय काल में न तो कोई भगत सिंह मिला, न ही कोई सुखदेव मिला, न ही कोई राजगुरु मिला। अब मैं पूछना चाहता हूं कि देश के अंदर केवल
आप क्रांतिकारी जो है आंदोलन को पढ़ करके अपने आप को शांत कर लेते हैं, ये शर्म की बात नहीं। देश के अंदर जो परिवर्तन हुआ, जिस तरह से गर्म दल के अंदर ऐसे ऐसे नेता हुए, जिस तरह से नर्म दल के अंदर ऐसे ऐसे नेता हुए जिसको आप आइडियोलॉजी मानते हैं, जिसके जैसा आप जो है बनना चाहते हैं, और जब आवश्यकता पड़ती है समाज के अंदर उस समय आप जो चुप हो जाते हैं, क्या आपके लिए शर्म की बात नहीं? उन लोगों से मेरा कुछ सवाल नहीं जिसे मालूम ही नहीं कि देश के अंदर क्रांतिकारीवादियों का क्या कार्य होता है, समाजवाद जो है लोग क्या करते हैं, और जिस व्यवस्था के साथ समाज में आर्थिक जो है विषमता है उसको स्थापित करने के लिए, आर्थिक समानता को स्थापित करने के लिए जो कार्य किए जाते हैं, ऐसे लोग क्या करते हैं, वैसे लोगों से क्या सवाल करना जिसे मालूम है कि समाजवाद का क्या दायित्व बनता है, जिसे मालूम है कि आर्थिक जो है समता को किस तरह से स्थापित किया जा सकता है, जिसे मालूम है कि न्यायिक जो व्यवस्था है उसको किस तरह से स्थापित किया जा सकता है, जिसे मालूम है कि देश के अंदर जो है लोग जो जागरूक नहीं है उसे जागरूक किस तरह से किया जा सकता है। अगर ऐसे लोग ही चुप हैं तो मैं पूछना ऐसे लोगों से ही चाहूंगा, क्योंकि इसका ही जिम्मेदारी है कि ये देश को, ये समाज को जागरूक करे और समाज की व्यवस्था को इस एवज में लेकर के आगे जाए कि समाज ये गर्व करे, समाज ये महसूस करे कि हाँ सच में कोई आज भी भगत सिंह है, हाँ सच में कोई आज भी अंबेडकर है, हाँ सच में कोई आज के समय काल में भी महात्मा गांधी हैं, हाँ सच में कोई आज के समय काल में भी ज्योतिबा फूले हैं, कोई आज के समय काल में जो है जिस व्यवस्था के साथ होनी चाहिए, राजा राम मोहन जैसा सामाजिक परिवर्तनकारी जो है व्यवस्था को जो है जिस तरह से समाज में परिवर्तन किया, जिस तरह से व्यवस्था ऐसी थी, सती प्रथा का इतना ज्यादा विरोध किया, उस व्यवस्था के साथ आज भी बहुत चीजें हैं जो सती प्रथा के जैसी चलती है। उन सभी चीजों को अगर समाप्त करने के लिए समाज के अंदर लोगों की कमी पड़ेगी तो फिर लोगों को जागरूक करने की तो कमी ऑब्वियसली जो है पड़ेगी ही। तो मैं पहले ये कहना चाहूंगा कि आप अगर कोई चीज करना चाहते हैं, आप अगर लगन के साथ कोई चीज आगे बढ़कर जो है करना चाहते हैं तो पहले आप आगे तो बढ़िए, स्वयं को ये महसूस कराते हैं कि मेरे पीछे कोई नहीं आएगा। अरे महात्मा गांधी भी अगर ऐसे ही कोई महसूस कर लेते कि हमारे पीछे कोई नहीं रहेगा तो वो केवल अफ्रीका में ही जाकर के, दक्षिण अफ्रीका में ही जाकर के दम तोड़ देते और फिर हार मान लेते अंग्रेजों से। लेकिन जिस व्यवस्था के साथ उन्होंने संघर्ष किया और ऐसा वैसा संघर्ष नहीं किया और हिंसा के साथ सत्याग्रह किया, और जिस तरह से न्याय प्रिय होता है, जिस तरह से झूठ नहीं बोलने की व्यवस्था होती है, इस व्यवस्था के साथ उन्होंने जो है सत्याग्रह किया, आंदोलन किया। और जब अंग्रेजों को मजबूर कर दिया, जब वो एक लाठी रख करके हाथ में जो है अंग्रेजों को मजबूर कर सकता है, तो तुम पास आज इतनी चीजें हैं, इतनी व्यवस्था है, समाज को जागरूक करने के लिए तुम्हारे पास एक फैसिलिटीज नहीं है। तुम मोबाइल के माध्यम से भी समाज को जागरूक कर सकते हो, तुम जो है किसी को जो है लिख करके भी समाज के अंदर संपादकीय कार्य करके भी जो है समाज को जागरूक कर सकते हो, समाज के अंदर जर्नलिज्म का कार्य करके भी समाज को जागरूक कर सकते हो, एक बोध करके भी। मतलब आप चाहोगे कि मुझे समाज को जागरूक करना है और इस एवज में अगर आप स्वयं को महसूस करोगे कि मुझे यहाँ समाज को जागरूक करने का दायित्व है, तो फिर आप अगर आगे बढ़ोगे तो क्यों समाज जागरूक नहीं होगा। अगर महात्मा गांधी के समय काल में आपको लिटरेसी रेट बताऊं तो उसके एवज में आज की लिटरेसी रेट बहुत बेहतर है, लेकिन फिर भी हमारे देश के अंदर आप समाज को जागरूक नहीं कर पा रहे हैं। अरे अनपढ़ वो लोग थे जिसको जागरूक किया गया, तो फिर आप पढ़े लिखे लोगों को जागरूक क्यों नहीं कर पाते। ये समाज के अंदर वैसे लोगों का तत्व है, वैसे लोगों का उत्तरदायित्व बनता है कि वो समाज को जागरूक करें जो समाज के अंदर परिवर्तन को चाह रखता है, यानी कि परिवर्तन करने की जो है उसकी सोच है। तो आप स्वयं सोचने से और घर के अंदर रह जाने से न तो कुछ परिवर्तन होने वाला है, न ही कभी ऐसे कार्य करने वालों से परिवर्तन हुआ था। तो आपको भी जो है समाज में उतरना होगा समाज को परिवर्तन करने के लिए। और जो आज हमारे देश की व्यवस्था है, 2024 की जो व्यवस्था जिस तरह से है, 2024 जिस तरह से देश का भविष्य इस खंडर में आ गया है कि हमारा भविष्य क्या होगा, हमारे देश की व्यवस्था जिस नींव और जिस खंडर में जो है मतलब स्वयं को महसूस करा दिया है, वो कहीं ना कहीं देश के भविष्य को बता रहा है कि आने वाले समय काल में, ब्रिटिश व्यवस्था के समय काल में जिस तरह से देश के अंदर अत्याचार होता था, शायद उससे ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन क्या ये चीज आप होने दोगे? अगर नहीं होने दोगे तो स्वयं जागरूक बनो और समाज के अंदर कम से कम अपना तो रखो कि मैं कम से कम 1000 लोगों को जागरूक जरूर करूं। ये दायित्व रखकर और लोगों को भी मोटिवेट करो कि वो भी अपने समाज के अंदर जो है लोगों को जागरूक करें, और फिर जो है देश की व्यवस्था जो होती है, देश को जिस तरह से आगे बढ़ाने के लिए व्यवस्था स्थापित होती है, उन चीजों में वो संलिप्त हो, संलग्न हो और जो है मिलजुल कर जो है स्थापित होकर के जो है कार्य करें, एकत्र होकर के कार्य करें, केंद्रित होकर के कार्य करें। और जब आपकी इस व्यवस्था के साथ आगे बढ़ेगी, जब आपकी छावनी इस व्यवस्था के साथ आगे बढ़ेगी, तो फिर आपको जरूर महसूस होगा कि हाँ हम अब सफल हैं।
हम भी यही चाहते हैं। लेकिन जिस तरह से हमारे देश के अंदर व्यवस्था है, जिस तरह से अभी के समय काल में लोग जब जागरूक होने की चाह रखते हैं तो उसको दबाने का कार्य किया जाता है। क्या उस समय काल में जब 1778 के समय काल में रेगुलेटिंग एक्ट आया था और जिस तरह से प्रेस को रेस्ट्रिक्टेड किया गया था और उसके बाद 1857 के समय काल में जिस तरह से व्यवस्था को अपने कैप्चर में ईस्ट इंडिया कंपनी के जो क्राउन थे वो जब अपने हाथ में ले लिया था और जिस तरह से भारत के ऊपर जो है शासन स्थापित किया गया था, चार्टर एक्ट जिस तरह से पहले आता था, उसके बाद जो अधिनियम आने लगा, 1935 का अधिनियम आने लगा, 1909 में अधिनियम आया, 1919 में अधिनियम आया, इन सभी चीज़ों के अंदर ये चीज़ था कि हम जो है इसको किस तरह से बांट करके शासन करें। उसी व्यवस्था के साथ जब आज भी शासन हो रहा है, उसी व्यवस्था के साथ बांट करके आज भी शासन करने की जो है सरकार की जो है पॉलिसी है, तो क्या आप इस सरकार को उखाड़ फेंकने की चाह नहीं रखते? केवल आपके सहयोग है, ऐसा आप सोचते हैं? आपको ऐसा लगता है कि वो केवल हिंदू धर्म की रक्षा के लिए कार्य करते हैं? तो मैं बताना चाहता हूं, वो न तो हिंदू धर्म की रक्षा करता है, न ही मुसलमान धर्म का रक्षा करता है, न ही वो किसी अन्य धर्म का रक्षा करता है। वो केवल मैं पहले भी रिपीट कर चुका हूं कि अपने सहयोगी का, अपने संगी का, अपने दोस्तों का, अपने परिवारों का और तो और अपने जान पहचान वाले लोगों का ही रक्षा करता है। जान पहचान से मतलब ये नहीं कि आप उसको जानते हैं तो वो आपकी जान पहचान है, वो उसका स्वयं का जो जान पहचान है, उसके इर्द गिर्द जो लोग हैं, जो उसको कमीशन खिलाने का कार्य करता है, ऐसे लोगों के साथ जो है वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहा है। तो इसे कम करने की जो है आवश्यकता किसे है? हमें ही है। और जिस व्यवस्था के साथ आज हमारा देश खंडर में है, उसमें न तो आप किसी भी धर्म का विकास देखेंगे। मैं पूछना ये चाहता हूं, जो ये कहते हैं कि ये हिंदू धर्म के लिए अच्छा है, हिंदू धर्म के लिए अच्छी सरकार है, मैं पूछना चाहता हूं कि हिंदू के घरों में कितने % युवा हैं देश के अंदर? अभी भी अप्रोक्स में 80% से जो है ज्यादा आबादी किसकी है? हिंदुओं की है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आपको 10% ज्यादा रोजगार का बेनिफिट दिया? 10% ज्यादा अगर रोजगार का बेनिफिट दिया हो तो मैं आपको सलाम करता हूं और आपकी सरकार को भी सलाम करता हूं। अगर नहीं दिया हो तो फिर मुझ में और आप में क्या अंतर है? मतलब ये हिंदू और मुसलमान में क्या अंतर है, सिख और ईसाई में क्या अंतर है, और सिया और पादरी में क्या अंतर है? अगर कोई डिफरेंट ही नहीं है तो फिर आप अपने आप में कैसे मान ले रहे हैं कि मोदी जी केवल हमारी सरकार है, हिंदुओं की सरकार है, हिंदू के रक्षा के लिए कार्य करता है? हिंदू के लिए उन्होंने बाबरी मस्जिद के जगह उसको तोड़वा करके जिस व्यवस्था के साथ उसको राम मंदिर बनाने का क्या ये चीज आप सच में मानते हैं कि ऐसा हुआ है? ऐसा कुछ भी नहीं है। ये देश की जनता की स्वयं की संघर्ष थी कि बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बना और इस चीज को हर कोई एक्सेप्ट किया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जजमेंट दिया और उन्होंने सुनाया जो जजमेंट वो हर किसी के लिए एक्सेप्टेबल था। अगर ऐसा नहीं होता तो देश के अंदर विरोध होता, देश के अंदर विद्रोह होती। लेकिन कुछ लोग अभी भी हैं जो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन उससे हमारा देश का भविष्य नहीं बनने वाला। हमारा कहने का मतलब ये है कि मैं ये कहना चाहता हूं, जब राम मंदिर के अंदर फंड का जो है एकत्रित हो रहा था, जब फंड जमा हो रहा था, मैं पूछना चाहता हूं कि बीजेपी के कितने लीडर ऐसे हैं जिन्होंने अपने संपत्ति का 20% भी दे दिया हो? देश की सारी जनता मिलकर के, देश के सारे हिंदुओं ने मिलकर के राम मंदिर को फंड किया और जो है राम मंदिर बनाने का कार्य किया। लेकिन आज जिस तरह से आप प्रायोरिटीज दे रहे हैं, जिस तरह से आप ये बताना चाह रहे हैं कि राम मंदिर को बनाने का कार्य बीजेपी ने किया, ये कितनी शर्म की बात है। गवर्नमेंट किसी की भी आए, किसी की भी जाए, वो आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। अगर आप जागरूक नहीं हैं तो फिर आप गुलाम हैं, यही मैं कहना चाहता हूं। और वो चीज आप समझते हैं, लेकिन क्यों? एक ये बस ये है कि आप बीजेपी को ही क्यों सपोर्ट करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि किसी और को सपोर्ट करिए, मैं पूछना आपसे चाहता हूं कि बीजेपी को आप सपोर्ट क्यों करते हैं? क्या आपके अंदर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज का ज्ञान है, या फिर आप सच में जागरूक हैं और फिर सपोर्ट कर रहे हैं, या फिर आपको ये मालूम नहीं है कि बीजेपी क्या कर रही है और बीजेपी का क्या मुद्दा है? बस कुछ लोगों ने मुझे बताया कि वो बेहतर है इसलिए मैं उसे सपोर्ट कर रहा हूं। ये भी एक तरह से सोचने योग्य है। अगर इन चारों में से कोई भी कॉन्फ्लिक्टेड और कोई भी मतलब व्यवस्था के साथ आप ग्रसित हैं तो उसमें कहीं ना कहीं आपसे एक सवाल मैं ये करना चाहता हूं कि बीजेपी के समय काल में जिस व्यवस्था के साथ समाज में हम सब मिलजुल कर रहने की जो नींव बनी हुई थी, हिंदू मुसलमान, सिख ईसाई, सिया पादरी क्रिश्चियन, ये सब जिस तरह से एक साथ रहते थे, क्या आज के समय काल में हुआ है?
हमारे देश की वर्तमान सरकार क्यों ऐसा करना चाहती है कि हिंदू मुसलमान से अलग है? क्या हिंदुओं के द्वारा मुसलमान को मारा जाता है या मुसलमान के द्वारा हिंदू को मारा जाता है? केवल ये कॉन्फ्लिक्ट तब होता है जब मुसलमान के कुछ गिने चुने लोग, चुनिंदे लोग इन्वेस्ट कर देता है, गरीबों को कुछ पैसे दे देता है भड़कने के लिए, लड़ाई करने के लिए, पत्थर के लिए, तब ऐसा आपको देखने को मिलता है। और इसी प्रकार से हिंदुओं के अंदर भी ये चीज तब मिलता है जब उसे कोई जो है एक तरह से इस तरह से मतलब ब्रेन वॉश करता है कि तुम्हें खतरा इन लोगों से है, तब जाकर के ये व्यवस्था पनपती है। अगर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लीडर के द्वारा कुछ पैसे दे दिया जाता है, कुछ कार्य कर देने का जो है दावा कर दिया जाता है, भरोसा कर दिया जाता है और जो है मतलब ऐलान कर दिया जाता है, तब हमें जो है देश के अंदर रिलीजियस जो है कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। ये जो धार्मिक दंगा है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार न आप हैं न हम हैं, बस केवल व केवल धर्म के अंदर कुछ ऐसे बिकाऊ लोग हैं जिसकी औकात रत्ती भर नहीं। वो लोग कहीं ना कहीं धर्म के अंदर हिंसा फैलाने का कार्य करता है। देश के अंदर धार्मिक हिंसा जो फैलाने का कार्य करता है, ये केवल व केवल वैसे लोग ही करता है जिसकी औकात रत्ती भर नहीं, जिसे 100 रुपए तक की कीमत का मालूम नहीं कि इसका क्या वैल्यू है, यानी कि इस एवज में कि 100 रुपए वो कभी कमा नहीं सकते, और फिर जब उसे 1000 रुपए मिल जाता है तो फिर वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेगा, वो विवाद नहीं स्थापित करेगा, तो फिर क्या करेगा? इसलिए मैंने युवाओं से अपील किया कि देश के अंदर जो है हमें लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। ये 1000 रुपए की लालच देकर लोगों से करोड़ों का जो है फायदा उठा लेता है, लोगों से अरबों का जो है फायदा उठा लेता है, और जिस तरह से व्यवस्था बना देता है उसमें केवल व केवल धर्म रक्षक ही नजर आता है। जो धर्म रक्षक आपको नजर आता है, चाहे वो हिंदुओं को कोई नजर आए, चाहे वो मुसलमानों को कोई नजर आए, मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, इसके लिए जो आपके धर्म रक्षक है वो ही धर्म के अंदर विवाद स्थापित किया। अगर ऐसा नहीं है तो मैं देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट से, देश की व्यवस्था से मैं अपील करना चाहता हूं कि आप जो है धर्म के हिंसा के पीछे के कारणों के लिए एक कमेटी बनाइए और उस कमेटी की रिपोर्ट जो है आप स्वतंत्र रूप से जो है बाहर निकलवाइए। अगर इसमें उसका हाथ नहीं हुआ तो फिर आप जो कहोगे वो मैं मानने को तैयार हूं। ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे भी डेटा को एनालाइज करते करते कुछ चीजें ऐसी है जिसके बारे में महसूस होने लगा है कि राजनीति इतनी आसान नहीं है, और राजनीति के अंदर जिस तरह से लोग आपको पर्दे पे दिखते हैं उस तरह से पर्दे के अंदर नहीं होते। पर्दे के बाहर वो लोग कुछ और ही होते हैं, पर्दे पर कुछ और ही होते हैं। जिस तरह से आप देखते हैं कि ये नेता उन नेताओं से लड़ रहा है, मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि वास्तव में ऐसा नहीं है। वो दोनों आपस में बैठ करके खाते हैं, आपस में बैठ करके चाय के जो है टपरी पर वाद विवाद करते हैं कि अब क्या होना चाहिए, संवाद करते हैं कि अब क्या होना चाहिए। और ऐसे नेताओं पर हम देश के भविष्यवादी, हम देश के युवा जो है भरोसा करते हैं कि सच में ये नेता हमारे देश के लिए, हमारी व्यवस्था को जो है सत्य रूप से स्थापित करने के लिए कुछ करेगा। मैं बताना ये चाहता हूं कि जब तक आप जागरूक नहीं होइएगा, मैं बताना ये चाहता हूं जब तक आप जागरूक नहीं होइएगा, आने वाले समयकाल से लेकर जाने वाले समय काल तक, चाहे वो आप 5 साल से लेकर के अपने जीवन की अंतिम सांस तक आपके साथ अत्याचार होता रहेगा। 5 साल से अत्याचार वो होता है कि आपके जो न्यूट्रिशंस होते हैं वो कहीं ना कहीं कटौती दिया जाता है। इसकी वजह से हमारे देश के जो बच्चे हैं वो आधे से अधिक बच्चे जो हैं एनीमिया से जो है ग्रसित होते हैं, किसी न किसी प्रकार के एनीमिया ग्रसित होते हैं, और इसी व्यवस्था के साथ वो आगे बढ़ते हैं। शिक्षा के साथ स्थापित जो विषमताएं होती है उसको झेलता है। डिग्री ले लेने के बाद जो है रोजगार की वजह से जो विषमताएं होती है, जो संघर्ष होता है उसको झेलता है, और जब परिवार वाला हो जाता है तो फिर महंगाई को झेलता है, और जब बुजुर्ग हो जाता है तो फिर जो है कोसता है अपनी जिंदगी पर कि वो जवानी में कुछ नहीं कर पाया, और जब जाते जाते वक्त तक वो स्वयं को संघर्ष में ही पाता है। ये आज की व्यवस्था है। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो व्यवस्था है, आपको मैंने जो बताया, इतनी चीजें आपको बताया, क्या इन सभी चीजों में आपको कुछ ऐसा लगता है कि ये चीज देश के अंदर नहीं होता? हमारी देश जिस तरह से गर्त में जा रही है, क्या इसके लिए हम सब जिम्मेदार नहीं है?
मैं ये कहना चाहता हूं कि जितना जिम्मेदार आप हैं उससे ज्यादा जिम्मेदार नेता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो पावर का इस्तेमाल करके समाज के अंदर जो है विभेद फैलाने का कार्य करता है और उसके बाद आप उसके बहकावे में आकर के उस पर बिलीव कर लेते हैं कि वो आपके रक्षक हैं और फिर आप जो है उसको जाकर के वोट कर देते हैं। इसमें गलती आपकी भी है और लेकिन ज्यादा गलती जिसकी है वो नेता ही है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो जो कार्य करते हैं उसमें उसकी शक्ति का भी जो है सहयोग होता है। हमारे देश के अंदर अभी के समय काल में जिस तरह से संसद है ना, उस संसद के अंदर जो है अप्रोक्स में 60 से 70% जो है ऐसे एमपी हैं, चाहे वो कोई भी हो। लोकसभा के अंदर 60% एमपी ऐसे हैं जिसके ऊपर जो है क्रिमिनल केस जो है दर्ज है, जिसके ऊपर जो है कोई ना कोई केस दर्ज है। और मैं बताना चाहता हूं देश के अंदर जो है, पूरे देश के अंदर, संपूर्ण भारत के अंदर 80 से अधिक प्रतिशत जो आबादी है ऐसे नेताओं की है जो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के इर्द गिर्द जो है जीवन बिताया है, भ्रष्टाचार में कहीं ना कहीं संलग्न रहा है, भ्रष्टाचार में जो है कहीं ना कहीं सहयोग जो है बढ़ता है। ऐसे लोगों पर जब आप समाज का बागडोर देंगे और ऐसे लोगों पर जो बिजनेस कैटेगरी का होता है उसको आप जो है नैतिक कार्य करने के लिए, सामाजिक व्यवस्था को स्थापित करने के लिए प्रशासन जो है वो देंगे और देश की राजनीति पर अधिकार दिलाएंगे, तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये बिजनेस कैटेगरी के लोग आपको बेच कर नहीं खाएगा तो फिर क्या आपकी जो बोली को और अधिक बढ़ा करके उस चीज को रखेगा? बिजनेस कैटेगरी के लोगों के लिए शासन व्यवस्था नहीं है, लेकिन आज के समय काल में ये चीज हर कोई समझना नहीं चाहता। बस उसे अपनी मुफ्त की रेवड़ी मिलनी चाहिए और वही रेवड़ी उसको कहीं ना कहीं मजबूर करता है मोदी 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 का नारा लगाने के लिए, राहुल 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 का नारा लगाने के लिए। देश की जनता अगर जागरूक होती तो वो स्वयं ही जान लेता कि मुझे वोट किसको करना है। लेकिन अभी के समय काल में जिस तरह से प्रचार चलता है, जिस तरह से बैनर पर अलग अलग जो है नेताओं का जो है फोटो देखने को मिलता है, इतना बड़ा फोटो आपको देखने को मिलेगा कि आप सोचेंगे कि ये सच में इतना बड़ा है। ये चीज देखने को नहीं मिलती। अगर आप जागरूक हो जाते तो आपको मोबाइल पर ही उसके बारे में सारी डिटेल्स मिल जाती और आपको मालूम भी चल जाता कि मुझे वोट किसको करना है। लेकिन आपको वो इन्फ्लुएंस करता है, मतलब एक तरह से अपने एवज में लाकर जो है कॉन्फिडेंस दिलाता है कि मैं आपका रक्षक बनूंगा, आप मुझे वोट करिए। हर कोई आता है आपके सामने, लेकिन ये व्यवस्था मुझे आप बताइए कि इसके पीछे जो व्यवस्था है वो क्या है। आप हमेशा जानते हैं कि ये पार्टी का वो कैंडिडेट है, ये पार्टी का वो कैंडिडेट है, लेकिन आपने अपने लोकसभा क्षेत्र के अंदर वैसे कैंडिडेट पर जो है ज्यादा गौर नहीं किया होगा जो इंडिपेंडेंट होगा। एक्सेप्शंस में आप कहीं कहीं जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है बहुत शक्तिशाली हो जाता है, लेकिन ज्यादातर में मैं बोलने का कोशिश कर रहा हूं कि आपने ये गौर नहीं किया होगा कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट क्या कौन है। मैं ये भी दावे से कह सकता हूं कि उस लोकसभा क्षेत्र के अंदर 90 से 95% वोटर को ये मालूम नहीं है कि हमारे लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से पूरे के पूरे जो कैंडिडेट हैं वो कितने कैंडिडेट हैं। वो केवल 2-3 कैंडिडेट का ही नाम जानते हैं, उसी के इर्द गिर्द में डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे वोट किसको करना है। ये हमारे देश की जो है मतलब सबसे बड़ी जो है गलती है। आप नए कैंडिडेट को नहीं लाना चाहते, आप जागरूक नहीं होना चाहते और समाज के अंदर जो लोग जागरूक हैं वो दूसरों को जागरूक नहीं करना चाहते। ये कहीं ना कहीं हमारे देश को खंडर में ले जाने का कार्य करता है। इस डिबेट को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं, होगा तो और आगे चर्चा करेंगे, लेकिन ये दूसरी वीडियोस में बहुत ज़्यादा देर का जो है वीडियोस हो गया, अप्रोक्स में 40-45 मिनट का वीडियोस हो गया। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में।